हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानस प्रवाह में। इससे पहले हमने कुछ वीडियोस दो विषयों पर लिए थे, पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू योगा और पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। यानी भगवद गीता में और योग में हमारे जो व्यक्तित्व की संरचना है वो क्या है। लेकिन हमने जैसा आपसे कहा था कि हम व्यक्तित्व को साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी जानेंगे कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका व्यक्तित्व के बारे में क्या विचार है। तो आज हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। और यहाँ भी हमने केवल एक साइकोलॉजिस्ट को लिया है, क्योंकि हम एक एक करके सबके विचारों को व्यक्तित्व के बारे में रखेंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर पर्सनैलिटी की स्ट्रक्चर की बात की है, ना कि डेवलपमेंट की। तो गीता के अनुसार क्या स्ट्रक्चर था और योग के अनुसार क्या स्ट्रक्चर था, और अब यहाँ पर साइकोलॉजी में डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रक्चर है पर्सनैलिटी का, उसको जानेंगे। तो यहाँ पर आज हमने जो एक साइकोलॉजिस्ट के विचार लिए हैं वो हैं सिगमंड फ्रायड। तो फ्रायड के बारे में आप सभी ने सुना होगा। फ्रायड ने जो एक थ्योरी दी है साइको एनालिटिकल थ्योरी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा विषय, पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। पर्सनैलिटी को साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जानने से पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट पर्सनैलिटी का जानेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पैटर्न, अ पर्सन्स पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। तो यहाँ पर किसी भी पर्सन का जो सोचने का तरीका है, उसका जो फीलिंग्स हैं और उसका बिहेवियर पैटर्न है, उस सबका एक कॉम्बिनेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसको मिलाकर ही हम होल पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या केवल उसके बाहरी स्ट्रक्चर को ही आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके व्यवहार करने के तरीकों को भी हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका जो उठने बैठने का जो एक पोस्चर है उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं, किस एनवायरनमेंट में वो किस तरह का बिहेवियर कर रहा है उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में उसका जो बिहेवियर पैटर्न है, उसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो क्या होता है। उसी के बाद हम एक जो पैरामीटर बनाते हैं कि अमुक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है या कैसा होगा। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन। ये जो पर्सनैलिटी वर्ड है ये आया कहाँ से है। तो इसके बारे में जब हमने अपने इसको इतिहास को देखा, साइकोलॉजी के इतिहास को, तो जैसा हम जानते हैं कि साइकोलॉजी जो है फिलोसफी का ही एक पार्ट है जो कि उससे अलग हुआ था। क्योंकि दर्शन से अलग होने के बाद साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल पार्ट बना है, क्योंकि साइंस का ही एक पार्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ को एक प्रैक्टिकल वे में देखा गया है। क्योंकि दर्शन के अकॉर्डिंग, फिलोसफी के अकॉर्डिंग, मनोविज्ञान जब दर्शन की शाखा में ही था तब कहा जाता था कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है। अब जब आत्मा को तो हम देख नहीं सकते, तो आत्मा के अनुसार अगर बात करें तो मनोविज्ञान को एक विज्ञान का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि विज्ञान कहता है तर्क, तथ्य और प्रमाण। जो चीज़ आप मेज़र ना कर पाएँ तो उस चीज़ को हम विज्ञान के दायरे में नहीं रख सकते। इसलिए उस डेफिनेशन को भी निकाल दिया गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद आया मनोविज्ञान मन का विज्ञान। तो इस डेफिनेशन को भी काफ़ी लोगों ने नकारा, क्योंकि मन भी दिखाई नहीं देता, मन एक फीलिंग का विषय है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मन होते हैं सभी व्यक्ति के पास, लेकिन हम उसको मीज़र कैसे करेंगे, उसका कोई पैरामीटर नहीं था। इसलिए इस परिभाषा को भी निकाला गया कि मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान है। फिर धीरे धीरे इन परिभाषाओं में चेंजेस होते गए, जिसमें बाद में आया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहारवाद एक जो इसमें आया वॉटसन के अकॉर्डिंग, काफ़ी जो मनोवैज्ञानिक थे इसमें, वॉटसन, टिश्नर और जो विलियम जेम्स, तो इन्होंने जो है व्यवहारवाद की नींव रखने में वॉटसन महोदय का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। व्यवहार को हम विज्ञान की कसौटी पर कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है, किस सिचुएशन में कर रहा है। तो यहाँ पर अभी भी जो हमारी
जो एक परिभाषा है मनोविज्ञान की, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान विभिन्न प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। तो इस परिभाषा को भी आज हम जानते हैं और आज भी ये परिभाषा हमारी बनी हुई है और इसी के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों का व्यवहार क्या है और उनका व्यवहार का जो पैटर्न है डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में क्या रहता है, तो उसमें एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड किया गया, यानी कि वातावरण की परिस्थितियों में विभिन्न प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहा गया। ठीक, तो अब यहाँ पर बात आती है ओरिजिन ऑफ पर्सनैलिटी वर्ड। तो पर्सनैलिटी वर्ड का ओरिजिन जो हुआ था वो लैटिन वर्ड पर्सोना से हुआ था। पर्सोना मीन्स अ मास्क, यानी कि एक मास्क होता है जिसको पहनकर कोई कलाकार नाटक करता है या किसी का अभिनय करता है। जैसे आप किसी सीरियल को ले लीजिए, आप रामायण सीरियल को लीजिए, उसमें देखिए कि कोई व्यक्ति रावण का किरदार निभाता है और कोई व्यक्ति राम का किरदार निभा रहा है। तो क्या वो हकीकत में राम और रावण हैं? नहीं, वो तो एक रावण का जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व का एक गेटअप उन्होंने बनाया, एक मुखौटा पहना, और राम का जो व्यक्तित्व था उसका एक गेटअप बनाया या मुखौटा पहना। उसी मुखौटे को या गेटअप को हम पर्सोना कहते हैं। अब रावण का जो बिहेवियर पैटर्न था, यानी कि व्यवहार करने का तरीका क्या था, उसके सोचने का तरीका क्या था, बात करने का तरीका क्या था, और भी जो उसके थॉट्स थे उनका क्या तरीका था, तो वो सब एक गेटअप, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही गेटअप को उसमें अभिनय किया गया एक व्यक्ति के माध्यम से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सोना होते हैं। जैसे आप अगर घर में रहते हैं तो घर में आपकी बातचीत करने का तरीका अलग होगा, सोचने का भी तरीका अलग होगा और चीज़ों को समझने का भी तरीका अलग होगा, आपके उठने बैठने का भी तरीका अलग होगा। लेकिन जब आप अपने प्रोफेशनल प्लेस पर जाते हैं या आपका जो भी जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर आपका एक पर्सोना अलग होता है, यानी कि वहाँ लोगों को कैसे डील करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, वहाँ पर उठने बैठने का तरीका आपका डिफरेंट होगा और आपका जो बातचीत करने का तरीका है वो भी डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति की लाइफ में, हर व्यक्ति के जीवन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर्सोना होते हैं और यही पर्सोना पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि इसमें है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल थॉट, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड, आइडियल, हैबिट। तो ये कॉम्बिनेशन यानी पर्सोना क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, आइडिया एंड हैबिट। तो किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है? उसके थॉट और उसकी जो भी पर्सनैलिटी की जो विशेषताएं होती हैं वो होती हैं, यानी व्यवहार करने का तरीका क्या है उसका, उसके एटीट्यूड्स क्या हैं और उसके विचार क्या हैं, उसकी आदतें क्या हैं। ये सभी मिलकर एक व्यक्ति की पूरे व्यक्तित्व को बनाती हैं और उसी व्यक्तित्व के अनुसार उस व्यक्ति को एक नाम दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति बहुत ही आदर्श व्यक्तित्व रखता है, अमुक व्यक्ति बहुत ही गलत व्यक्तित्व है, या अमुक व्यक्ति किस तरह का व्यक्तित्व है, वो आप उसको एक नाम देते हैं। पर्सनैलिटी के विषय में बहुत सारी परिभाषाएं साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं। यहाँ पर हमने केवल दो परिभाषाओं को लिया है, जैसे कि यहाँ पर एक परिभाषा आलपोर्ट के अकॉर्डिंग है और दूसरी है आइजैक के अकॉर्डिंग। इनकी परिभाषा अपने आप में पूर्ण परिभाषाएं हैं, क्योंकि इन्होंने जो पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है उसमें इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू आलपोर्ट, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइको फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। देखिए, आपका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो भी डायनेमिक यानी गतिशीलताएं हैं, आपका जो बिहेवियर पैटर्न है, आपका जो इमेजिनेशन है, आपकी जो थॉट्स हैं, थिंकिंग है, ये सभी आपके जब आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ एडजस्टमेंट होता है तब आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। यानी कि आपके सोचने का तरीका, आपके व्यवहार करने का तरीका जब डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में
कॉरिलेट करता है, तब आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है कि एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी है क्या। अकॉर्डिंग टू आइजेंक, personality is the more or less stable and enduring organization of a person's character, temperament, intellect, and physique that determine his unique adjustment to his environment. अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टर को भी लिया गया है। कैरेक्टर यानी कि आपकी जो चित्त की प्रकृति है। कैरेक्टर में आपकी सभी आदतें आ जाती हैं, अच्छी और बुरी। और यहाँ पे आपकी नॉलेज को भी लिया गया है। नॉलेज के साथ साथ यहाँ पर आपके फिजिकल स्ट्रक्चर को भी दिया गया है। अब देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आजकल हम क्या करते हैं ना कि इंसान के बाहरी स्ट्रक्चर को, जो उसके उठने बैठने और कपड़े पहनने का तरीका, उसका जो लाइफ स्टाइल है, हम बाहर से ही ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनल वो कैसा है उसको हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। वो तो तब पता चलता है जब हम उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग पर्सनैलिटी का ऑब्जर्वेशन बाहरी स्ट्रक्चर से ही करते हैं आज के समय में। तो आप ये देखिए, जब फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग भी हम पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं। इस संदर्भ में जो है हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं क्रैशमर और शेल्डन, उन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। जैसे कि क्रैशमर ने कहा है पिकनिक, एस्थेनिक एंड एथलेटिक। पिकनिक टाइप के जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो गोल मटोल होते हैं, मोटे ताजे जिनको कहते हैं, गोल मटोल मोटे ताजे, जो कि खाने पीने के शौकीन होते हैं, खुश मिजाज होते हैं और हर सिचुएशन में वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और जो एस्थेनिक होते हैं वो बहुत दुबले पतले और लंबे होते हैं और वो काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। और जो एथलेटिक है वो काफ़ी हष्ट पुष्ट होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं और उनकी जो मसल्स होती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है दोनों ही पर्सनैलिटी बैलेंस करते हैं। और शेल्डन ने भी कहा है कि आपका जो एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, उसमें भी यही है कि जो ज़्यादा मोटे ताजे होते हैं, सेम क्रैशमर के अकॉर्डिंग, मोटे ताजे गोल मटोल होते हैं उनको एंडोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक में जो आपके एथलेटिक टाइप के होते हैं वो आते हैं और एक्टोमॉर्फिक में जो लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं। तो यहाँ पर बाहरी यानी कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग भी हम पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करते हैं। और फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पर आइजेंक ने कहा है कि हमारा जो कैरेक्टर है, जिसको चित्त प्रकृति कहा गया है, और हमारा जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग भी, यानी कि इंटरनल पार्ट इज अ कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट, और एंड फिजिकल एंड एक्सटर्नल पार्ट इंक्लूड फिजिकल स्ट्रक्चर। तो इन दोनों को ही, एक्सटर्नल और इंटरनल को, आइजेंक ने डिफाइन किया है और एक्सटर्नल और इंटरनल को मिलाकर ही उन्होंने एक होल पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्राइड्स व्यू ऑफ पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले फ्राइड के बारे में जानेंगे कि जो फ्राइड थे इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी को डेवलप किया था। साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है ये मानती है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो उसके अनकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है, यानी कि जो भूली बिसरी यादें हैं उसकी, जो सप्रेस जो उसकी डिज़ायर है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू फ्राइड पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर क्या है। तो हम इस स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करके जानेंगे। तो ये 3 पार्ट हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, सेकेंड इज डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी और थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में हमारे 2 मॉडल हैं जिनको हम आगे जानेंगे, और डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी में हमारे कुछ अलग कंटेंट हैं उनको जानेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में हमारी जो स्टेजेस हैं लाइफ की वो इसके अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए, जैसा कि बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में 2 मॉडल हैं। पहला मॉडल है ट्रोपोलॉजिकल मॉडल। ट्रोपोलॉजिकल मॉडल में माइंड के 3 पार्ट बताए गए, यानी कि जो हमारा माइंड है 3 पार्ट में डिवाइड है। यानी अगर हम जो अपने माइंड के बारे में समझें तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको डिफाइन किया है कि हमारे पार्ट का
हमारे जो जो माइंड है उसके जो लेवल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 लेवल होते हैं जिसमें हम काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो इनको आगे हम जानेंगे। फर्स्ट इज कॉन्शियस, सेकंड इज सबकॉन्शियस एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस। क्या है कॉन्शियस? वो माइंड का पार्ट होता है जिसमें आप कहते हैं ना जागरूक रहते हैं। जो भी आप काम करते हैं, एक्टिव होकर जो भी काम करते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड में होता है। जैसे इस समय आप क्या कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो जो कार्य है या थॉट है वो आपके कॉन्शियस माइंड में काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें या जो भी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, या जो हमारी बात सुन रहे हैं, या जो आवाज़ सुन रहे हैं, या कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें कहाँ है, कौन से माइंड में है? आपकी कॉन्शियस माइंड में। इसमें कहा है ना, वे अनुभूति संवेदना जिनका संबंध वर्तमान से होता है। तो जो प्रेजेंट में जो आप सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो कॉन्शियस पार्ट होता है आपके माइंड का। सेकंड इज सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में हमारी वो डिज़ायर होती हैं, वो थॉट्स होते हैं जो कॉन्शियस में तो नहीं होते, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो वो हमारे कॉन्शियस में आ जाते हैं। जैसे कि अभी आप जो काम कर रहे हैं और कुछ दूसरा काम है, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर प्रयास करेंगे तो वो काम पर भी ध्यान चला जाएगा। तो जहाँ पर आपका ध्यान जा रहा है, जिस विषय पर, जिस कार्य पर, तो तुरंत वो आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। जैसे एक स्टूडेंट कुछ नोट्स बनाता है और वो नोट्स बना रहा है तो बुक पढ़ रहा है, बुक पढ़ते समय सारा ध्यान उसका कहाँ पर है? बुक में है। यानी कि उसके कॉन्शियस माइंड में भी क्या है? उसकी बुक है, और वो जो पढ़ाई कर रहा है केवल बुक कंटेंट है। लेकिन अचानक से उसे एक बुक ढूंढनी पड़ती है कि मेरी एक बुक है, वो कहाँ है। तो वो उस बुक को ढूंढता है और वो उस बुक उसे नहीं मिलती। लेकिन अचानक से उसको याद आता है कि वो बुक तो मैंने अपने दोस्त को दे दी है। तो ये क्या था? जो बुक थी जिसको वो ढूंढ रहा था वो उसके कॉन्शियस माइंड में नहीं थी। उसको नहीं पता था कि बुक है कहाँ, इसीलिए वो ढूंढ रहा था। लेकिन जो अचानक से उसको याद आया तो वो बुक तो मैंने अपने फ्रेंड को दे दी है। तो वो बुक कहाँ थी? उसके सबकॉन्शियस माइंड में थी, जिस पर उसने प्रयास किया, यानी कि याद किया उसको। तो वो उसके कॉन्शियस माइंड में आ गई कि हाँ, वो बुक मैंने अपने फ्रेंड को दे दी है। Third is unconscious mind. Unconscious mind is a big part of our mind according to Freud. देखिए, अनकॉन्शियस माइंड को फ्राइड ने बहुत बड़ा पार्ट कहा है माइंड का। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिक देख रहे हैं आप, इसमें बर्फ का जो एक वो पहाड़ है, उसका बहुत कम हिस्सा पानी के ऊपर है और बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे है। तो ये माइंड के जो पार्ट हैं और लेवल है, उनको डिफाइन किया है फ्राइड ने इस पिक के माध्यम से। इसमें बताया गया है कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारा छिपा हुआ है, गहरा है ना, गहरा पार्ट है, जिसमें हमारे वो डिज़ायर होते हैं, वो थॉट्स होते हैं जिनको हम कॉन्शियस माइंड से हटा देते हैं और अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस कर देते हैं, यानी वो स्टोर हो जाते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। आप एक घर पे प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एक ग्लास में बर्फ़ का टुकड़ा डालिए। इस प्रैक्टिकल को, ये जो पिक आप देख रहे हैं, इस पिक का प्रैक्टिकल घर पर भी कर सकते हैं। एक ग्लास में बर्फ़ का टुकड़ा डालिए। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि उस बर्फ़ के टुकड़े का बहुत कम हिस्सा पानी के ऊपर होता है और बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हिस्सा बर्फ़ के टुकड़े का आपको दिखाई दे रहा है वो है कॉन्शियस, और जो हिस्सा आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो है अनकॉन्शियस, यानी कि छिपा हुआ पार्ट। छिपे हुए पार्ट को हम कह रहे हैं अनकॉन्शियस, और जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो है कॉन्शियस। यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड में बहुत कम चीज़ें रहती हैं और आपके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और अनकॉन्शियस माइंड में ज़्यादातर कौन से कंटेंट होते हैं? जो हमारी इच्छाएं एंटी सोशल, इमोरल और सेक्सुअल होती हैं, वो उसमें होती हैं, जिनको सामाजिक रूप से जो वांछित नहीं होती हैं, जो कि अनैतिक होती हैं, उनको हम पूरा नहीं कर सकते, तो उनको हम
सप्रेस करके यानी कि दबा देते हैं, और वो ख़त्म नहीं होती, वो आपके कहाँ पर स्टोर होती हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। और जब उनको मौका मिलता है तो वो कॉन्शियस माइंड में आने का प्रयास भी करती हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में बहुत सारे व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, अचानक से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उनके बिहेवियर में ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं जैसे कि किसी जानवर की स्थिति हो जाती है ना, अजीब सी स्थिति की। आपने देखा होगा एक व्यक्ति बहुत शांत स्थिति में, आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति बहुत शांत रहता है, और अचानक से कुछ सालों बाद आप देखते हैं कि उसके व्यक्तित्व में एक बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हो गया, बहुत गुस्सा आने लगा उसको। तो यहाँ पर क्या है कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में कोई दबी हुई जो छिपी हुई बात थी जिसको वो अपनी डेली लाइफ में पूरा नहीं कर पा रहा, वो गुस्से के रूप में बाहर आ रही है, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में हैं, जो हमारी फुलफ़िल नहीं हो पाती, लेकिन वो ख़त्म भी नहीं होती, क्योंकि फुलफ़िल नहीं हो रही तो आप उनको ख़त्म भी नहीं कर पा रहे, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो रही हैं, जिनको आप कॉन्शियस माइंड में लाते हैं और पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इच्छाएं जो होती हैं वो आपको फोर्स करती हैं कि कॉन्शियस माइंड में आए और वो पूरी हों, यानी फुलफ़िल की जाए। हमारा नेक्स्ट मॉडल है डायनेमिक मॉडल। अब डायनेमिक मॉडल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इड, ईगो और सुपर ईगो। हमारी पर्सनैलिटी के 3 पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि एक पार्ट बहुत अच्छा होता है और एक पार्ट बहुत बुरा होता है। कहते हैं ना कि हमारे अंदर शैतान भी है और देवता भी है। तो दोनों ही तरह की जो फीलिंग्स हैं, जो डिज़ायर हैं, कहते हैं ना कि दोनों ही तरह की प्रवृत्ति इंसान के अंदर होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अब ये डिपेंड करता है कि अच्छी कितनी है और बुरी कितनी है। जिसके अंदर बुरी ज़्यादा होती है उसके बिहेवियर पैटर्न अलग होंगे, और जिसके अंदर अच्छी होंगी उसके बिहेवियर पैटर्न अलग होंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना, एक आदर्श व्यक्तित्व को हम सुपर ईगो के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, और एक नकारात्मक यानी कि जो नेगेटिव पर्सनैलिटी है उसको हम इड के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। और ईगो जो है इन दोनों में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। यहाँ पर हम इन अदर कंसेप्ट में अगर डिफाइन करें तो इड के अंतर्गत जो है बच्चे की अनुभूतियाँ होती हैं। छोटा बच्चा होता है वो इड के अकॉर्डिंग लाइफ को जीता है, उसे नहीं पता कि सही गलत क्या है। जब उसको भूख लगती है तो वो उसको खाना चाहिए, प्यास लगी तो पानी चाहिए, उसे नहीं पता कैसे भी चाहिए उसको। ईगो जो है ये वास्तविकता से यानी रियलिटी से रिलेट करता है, और सुपर ईगो जो है ये नैतिक कमांडर होता है हमारी पर्सनैलिटी का, जिसको हम आगे देखते हैं, डिफाइन करेंगे तीनों को। तो डायनेमिक पर्सनैलिटी में, डायनेमिक जो मॉडल है उसमें सबसे पहला हमारा इड आता है। अब देखिए यहाँ पर है इड जो है आनंद सिद्धांत पर आधारित है। आनंद सिद्धांत का मतलब, कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो आनंद सिद्धांत पर ही जीता है। उसे उचित क्या है अनुचित क्या है उसे नहीं पता होता। जब उसको कोई परेशानी होती है तो वो रोकर दिखाता है, जब वो खुश होता है तो हंसता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है। ये अनकॉन्शियस माइंड जो है, इसमें थोड़ा सा पार्ट अनकॉन्शियस माइंड का होता है, जैसे कि इसमें कहा है पूर्णतः अचेतन। इस कारण वर्तमान के प्रति जागरूकता का अभाव। रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, बच्चा उस चीज़ को नहीं जानता। जैसे कि आप ये देखिए कि जो हमारे जीन प्याजे हैं उन्होंने बच्चे की अनुभूतियों को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है। उन्होंने जो पर्सनैलिटी की जो 4 स्टेज बताई हैं, जिसमें सेंसरी मोटर जो स्टेज है उसमें बच्चे की जो फीलिंग्स होती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको इस तरीके से बताया गया है कि बच्ची का बिहेवियर पैटर्न क्या होता है। तो आप ये ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि बच्चा जब किसी खिलौने से खेलता है तो वो उसको एक जीवित चीज़ समझता है, और अगर उसने किसी जैसे चाँद को देखा या सूरज को देखा तो वो उसको भी सोचता है कि ये मुझे मिल सकता है, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि रियलिटी क्या है। उसको जो चीज़ पसंद आ जाए उसको वो चाहिए, और नहीं मिलती तो वो रोता है। और अगर जो चीज़ जो वास्तव में जो लॉजिकल है, जो चीज़ वो पसंद करता है वो उसको मिल जाती है,
तो वो खुश हो जाता है। तो उसको हकीकत नहीं पता होती है कि इस एनवायरनमेंट में कि कौन सी चीज़ जो है मेरे मतलब की है, कौन सी चीज़ मेरे मतलब की नहीं। छिपी हुई अनैतिक और सामाजिक इच्छाएं व विचार। अब देखिए, एक जो शरीर शास्त्री हैं, उन्होंने बच्चे की अनुभूतियों के बारे में कहा है, या माइंड के बारे में उन्होंने जो बात कही है वो ये कहा है कि बच्चे का 80% माइंड का डेवलपमेंट बचपन में ही हो जाता है, और पूरे जीवन भर 20% माइंड उसका विकसित होता रहता है। यानी कि 80% डेवलपमेंट बचपन में ही हो जाता है, और पूरे जीवन भर केवल 20% के लिए हम प्रयास करते हैं। इसलिए जो कुछ भी अच्छी बुरी इच्छाएं होती हैं उसकी, वो उसके माइंड में बचपन से ही होती है। अब बात ये है कि उन इच्छाओं को डेवलपमेंट कब और कौन सी स्टेज में मिलता है। उचित अनुचित, जैसा कि आपको बताया था कि सही गलत, विवेक अविवेक, समय स्थान से कोई मतलब नहीं होता। बच्चे को नहीं मतलब होता कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी सिचुएशन में मुझे क्या व्यवहार करना है, कौन सी सिचुएशन में मुझे कौन सा व्यवहार नहीं करना, उसे नहीं पता होता। तो एक बच्चा जो है वो आनंद सिद्धांत पर जीता है। इसमें उसको बोलते हैं प्लीजर थ्योरी। और प्लीजर थ्योरी में केवल उसको वो चीज़ जो पसंद है वो उसको चाहिए। ईगो का रिलेशन होता है रियलिटी से, यानी कि इसको थ्योरी ऑफ रियलिटी भी कहते हैं। वास्तविकता पर डिपेंड करता है। निर्णय लेने वाला कार्यपालक ये जानता है कि कौन सी सिचुएशन में मुझे कौन सा काम करना है। यानी कि हर व्यक्ति का जो ये माइंड है जिसको हम ईगो कहते हैं, तो हर व्यक्ति का ये माइंड उस व्यक्ति को ये बताता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा कार्य करना है और कौन सी सिचुएशन में कौन सा कार्य नहीं करना है। अभी अंशतः चेतन भी होता है और अचेतन भी होता है, यानी कि दोनों को बैलेंस करता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जागरूक भी होता है, और आपका जो अचेतन है, अनकॉन्शियस माइंड का भी पार्ट इसमें थोड़ा सा इंक्लूड होता है। उपाम यानी कि इड तथा वातावरण के बीच मध्यस्थता, यानी मीडिएटर का काम करता है इड और एनवायरनमेंट के बीच। क्योंकि एक बच्चा जो है जब बाहरी वातावरण में जो जब वो बिहेव करता है, कोई चीज़ उसको पसंद आती है, सूरज पसंद आएगा तो उसको सूरज ही चाहिए, या फिर उसे कुछ ऐसी चीज़ पसंद आ गई जो कि रियलिटी में उसे नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर क्या है कि इड की जो फीलिंग्स होती हैं और सुपर ईगो की फीलिंग्स होती हैं, उनके बीच में ये जो ईगो है वो मीडिएटर का काम करता है। यानी कि दोनों में तालमेल बनाने का काम ये ईगो करता है। क्योंकि हर व्यक्ति में ऐसी इच्छाएं भी होती हैं जो उसकी बचपने की, जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति के अंदर बहुत बचपना है, इतना बड़ा होने के बाद भी उसके अंदर बचपन वाली हरकतें हैं। या एक व्यक्ति इतना ज़्यादा मैच्योर है कि अभी उसकी बाल्यावस्था है या उसकी टीन एज है, लेकिन बातें और विचार उसके बुजुर्गों के जैसे हैं। तो कहते हैं कि एज के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर पैटर्न और थॉट पैटर्न्स होना, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है ईगो। This is the part of our mind which is related to the theory of reality. नेक्स्ट है सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारे जो पर्सनालिटी है उसका एक मोरल पार्ट होता है। कहते हैं ना, व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर इसको कहा गया है। आदर्शवादी सिद्धांत पर ये चलता है, निर्देशित होता है और नियंत्रित भी होता है। उचित और अनुचित का निर्णय लेने वाली एक शाखा इसी को कहते हैं। देखिए, क्या सही है क्या गलत है, समाज में जो भी हमारे नियम रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो इस सिद्धांत पर ही चलते हैं। कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसको सजा होती है, कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको सजा दी जाएगी। यानी कि आपके व्यक्तित्व, यानी आपके अंदर भी एक नैतिक कमांडर है। वो नैतिक कमांडर आपको पनिश करता है, आपको दंड देता है जब आप कुछ गलत करते हैं। जैसे आपने कोई गलत काम किया, तो अंदर ही अंदर आपको फील होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों हो रहा है वो फील? और कुछ व्यक्तियों को फील नहीं होता क्योंकि वो अपराध भी कर देते हैं लेकिन फिर भी उनको फील नहीं होता। इसका रीज़न ये होता है कि उनका सुपर ईगो का डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, और जिनके सुपर ईगो का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, तो उनसे गलत काम या कोई अपराध होने पर उनको गिल्ट फील होता है कि हमसे ये काम जो हुआ है वो गलत था।
क्योंकि उनका सुपर ईगो काफ़ी डेवलप है। तो यहाँ पर जो सुपर ईगो जो है हमारे जो पर्सनैलिटी का एक नैतिक कमांडर होता है, जो हमें किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है वो सिखाता है। सेकंड पार्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, अब सेकंड पार्ट आता है हमारा डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी। डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी में हमारे कई कंटेंट हैं, जिससे पहला आता है इंस्टिंक्ट्स यानी मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति होता है आपका बेसिक जो पर्सनैलिटी का कहते हैं ना जन्मजात शारीरिक उत्तेजना, ये आपकी एक इनेट फिजिकल एरोजल कहा गया है इसको। इनेट यानी जन्म से ही आपको मिली हुई है। आप एक कहावत सुनिए कि पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, यानी कि उसकी जो मूल प्रवृत्ति है उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी को उसके पास्ट और फ्यूचर में डिफाइन किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति बड़ा होकर क्या बनेगा। ये किस आधार पे? हमारे जो स्क्रिप्चर्स में या हमारे जो पूर्वज होते थे या हमारे घर में भी आज जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो क्या कहते हैं, कभी कभी किसी की व्यक्ति के बारे में कह देते हैं कि ये व्यक्ति, ये अमुक व्यक्ति ऐसा है और ये भविष्य में ये बनेगा या ये भविष्य में ऐसा होगा। किस आधार पे कहते हैं? ये इसी को हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं कि एक व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, जो उसको जन्म से मिली हुई है, तो उसको हम नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं। अब ये नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो है हमारी दो पार्ट हैं इसके, इसको हम एक को कहते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट्स और दूसरी है डेथ इंस्टिंक्ट्स। लाइफ इंस्टिंक्ट्स को हम कहते हैं इरोस और डेथ को बोलते हैं थैनाटोस। इरोस का मतलब होता है जो भी आपके कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है आपकी लाइफ में, मतलब जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं जो आप अपने जीवन को बनाने के लिए करते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको हम एरोस बोलते हैं। और थैनाटोस में जितने भी विध्वंसात्मक कार्य होते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जो कि विध्वंसात्मक होते हैं, तो इसके अंतर्गत वैसे कार्य आते हैं। सेकंड है एंजाइटी। एंजाइटी चिंता, ये 3 टाइप की होती है, रियलिस्टिक, न्यूरोटिक एंड मोरल। ठीक है, रियलिस्टिक एंजाइटी तो वो होती है कि जब एनवायरनमेंट में वाकई में आपको कोई ऐसा इंसिडेंट होता है आपके साथ, तो स्वाभाविक है कि किसी भी इंसिडेंट के होने से आपको दुख उत्पन्न होता है, दुख होता है, चिंता उत्पन्न होती है। बाह्य वातावरण में व्याप्त वास्तविक खतरे के प्रति की गई सांवेगिक अनुक्रिया, जैसे परिवार में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी ट्रेजेडी हुई है तो आप उसके प्रति सांवेगिक अनुक्रिया, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं कि अमुक व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया, तो ये क्या है? ये रियल एंजाइटी है, वास्तविक चिंता ही है आपकी, क्योंकि कुछ घटना घटी जिससे आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हुए, और इमोशनली इम्बैलेंस्ड होने पर आप एंजाइटी के शिकार हुए, आपको दुख हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो इसको रियलिटी में रखा जाएगा, यानी रियलिस्टिक एंजाइटी। दूसरा है न्यूरोटिक एंजाइटी। न्यूरोटिक एंजाइटी तब होती है जब आपके अहम की निर्भरता जो है इड पर डिपेंड करती है। इड पर डिपेंड का मतलब जब हमारे अंदर ऐसी भावनाएं, ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि एंटी सोशल हैं, इमोरल हैं, जिनको सामाजिक तौर तरीके से गलत बताया गया है, वो आपके व्यक्तित्व पर हावी होती हैं, तो जो आपका अहम वाला पार्ट है वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जैसे आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि एंटी सोशल है और उसे आप पूरा तो नहीं कर सकते समाज के संदर्भ में, क्योंकि समाज उसे उचित नहीं ठहराएगा, लेकिन फिर भी वो फीलिंग आप पर इतनी हावी हो रही है कि आप उसको करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, कंपल्सिव महसूस कर रहे हैं। तो आप अपने ऊपर जब कंट्रोल नहीं कर पाते, तब न्यूरोटिक एंजाइटी डेवलप होती है। जैसे कि आप देखिए बहुत से व्यक्ति ड्रिंक कर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो अपशब्द बोलना, किसी को गालियाँ देना या इस तरह की हरकतें करना या बेहोश हो जाना, बहुत सारी ऐसी उनके बिहेवियर पैटर्न होते हैं जो दूसरों के लिए हानिकारक भी हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर क्या है, उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि उनके ईगो की इड पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर किसकी निर्भरता ज़्यादा है?
अहम की निर्भरता किस पर होगी? इड पर, यानी ईगो की निर्भरता, ईगो किस पर डिपेंड है? इड पर। अहम द्वारा उपहम की इच्छा को नियंत्रित करने में असमर्थता, यानी कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इड की जो फीलिंग्स और डिजायर। जब व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो न्यूरोटिक एंजाइटी डेवलप होती है। नेक्स्ट है मोरल एंजाइटी। मोरल एंजाइटी उस कंडीशन में डेवलप होती है जब अहम को परा अहम से दंड दिए जाने की धमकी मिलती है। मतलब आपका जो ईगो है, सुपर ईगो जो है, सुपर ईगो हमेशा सही बात ही करेगा। अगर आप जरा भी कुछ गलत करते हैं तो उसमें आपको अहम, आपका जो ईगो वो हर्ट होता है। जैसे आपने पहले बताया था आपको कि जब आपसे कोई गलती से कुछ अपराध हो जाता है या अनजाने में कोई अपराध हो जाता है तो आप गिल्ट फील करते हैं, ओह ये हमसे कैसे हो गया, हमसे जानबूझकर नहीं, हमने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से ये हो गया, तो आप इतना गिल्ट फील करते हैं। उस कंडीशन में मोरल एंजाइटी आपकी डेवलप होती है। ठीक है। उत्पत्ति पराम पर अहम की निर्भरता। अब यहाँ पर अहम किस पर डिपेंड है? सुपर ईगो पर। सुपर ईगो पर डिपेंड है। सामाजिक रूप से जो रूल्स है, जो नियम है समाज के बनाए हुए या आपके परिवार के बनाए हुए, जब आपसे गलती से वो टूट जाती है तो आपका जो पर्सनैलिटी है उसमें मोरल एंजाइटी डेवलप होती है। जो तीसरा पैटर्न है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो है हार्मफुल भी होता है और ये हेल्पफुल भी होता है। हेल्पफुल किस कंडीशन में होता है और हार्मफुल किस कंडीशन में होता है उसको हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम इनको जानेंगे कि होते क्या है। अहम रक्षात्मक प्रकरण। अहम यानी आपका ईगो। ईगो जब परेशान होता है आपका, तब आपकी पर्सनैलिटी डिसबैलेंस होती है, जिसमें अनेक प्रकार के आपके व्यक्तित्व विकार उत्पन्न होते हैं, जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ना हो इसलिए आज के समय में आप देखिएगा हर कोई व्यक्ति ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता हुआ पाया जाएगा। आप देखिएगा, आप पहले इनको समझिए, फिर ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके अंदर कितना है और आपके आस पड़ोस वातावरण में जो व्यक्ति हैं उनके अंदर भी कितना है। सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि है क्या। अहम को चिंताओं से बचाते हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वो पैटर्न होते हैं जो आपको, जो आपका अहम है उसको किसी भी तरह की चिंता से बचाते हैं। और सेकेंड है, इनका प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं, है ना, सभी व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं। अधिक प्रयोग से बाध्यता स्नायु विकृति विकसित होने की संभावना होती है। लेकिन इसका जब आप यूज ज़्यादा करोगे तो क्या होगा? कंपल्शन। आपने सुना होगा ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, ये डिसऑर्डर होता है एक तरह का। तो कंपल्शन जो बिहेवियर पैटर्न है, आप ना चाहते हुए भी वो काम करते हो जो नहीं करना चाहिए, तो कंपल्शन डेवलप होता है यहाँ पर। ये एक तरह की न्यूरोटिक एंजाइटी होती है। अचेतन स्तर पर कार्य करते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस लेवल पर है। क्यों? क्योंकि भूली बिसरी और दबी हुई इच्छाएं जो है आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती है, तो ये वही काम करते हैं। आत्मभ्रामक, यानी कि जो आपके एनवायरनमेंट में जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग समझते हैं, यानी कि भ्रमित कर देते हैं। जो एक्चुअल में चीज़ होती है उसको उस अकॉर्डिंग में नहीं समझते, बल्कि उसको अपने अकॉर्डिंग समझते हैं, उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग समझते हैं जो वो व्यक्ति चाहता है। वास्तविक प्रत्यक्षण को विकृत बना देते हैं। जैसे यही बात, सामने आप जो कुछ देख रहे हैं वो चीज़ आपको चाहिए लेकिन मिल नहीं रही, तो आप क्या करोगे? उस चीज़ का जो परसेप्शन है उसको आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बना दोगे। जैसे अमुक चीज़ है, आपको चाहिए, वो नहीं मिल रही, तो आप क्या करोगे? वो चीज़ बेकार है, आप इस तरह का परसेप्शन करोगे। आपको नहीं मिल रही तो वो बेकार है। ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इससे चिंता का स्वरूप क्या होता है? आपकी जो एंजाइटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, हालांकि ख़त्म नहीं होती, लेकिन आप अपने आप को समझा रहे हो कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही, तो वो बेकार है। इससे क्या होगा? आपकी थोड़ी सी जो एंजाइटी है वो कम हो जाएगी। क्या है? रिप्रेशन यानी दमन। इसको, दमन को हम सेलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कहते हैं, मानसिक चयनात्मक विस्मरण।
मानसिक संघर्ष उत्पन्न करने वाली इच्छाओं को चेतना से हटाकर अचेतन में कर देना, यानी कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसे आप डिनाई कर देते, हटा देते हैं। यानी कि आप डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट से जब आप मिलेंगे या देखेंगे तो साइकेट्रिक और डॉक्टर सबसे पहला काम यही करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है, चाहे वो फिजिकली या मेंटली कुछ भी हो, तो सबसे पहले डॉक्टर की इस एडवाइस होती है कि आप सोचो ही मत कि ऐसा हो रहा है। मतलब आप ऐसा सोचो ही मत ऐसा हो रहा है, बल्कि आप इसका अपोजिट सोचो कि ऐसा हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो थॉट है या कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, तो उस पर्सन, थॉट, सिचुएशन या ऑब्जेक्ट के बारे में ना सोचा जाए, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव फॉरगेटिंग, यानी उसको भूला जाए, भूल जाओ उसको। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेशन, यानी कि हम उसको भूल रहे हैं। तो क्या आप पूरी तरह से भूल रहे हैं? नहीं, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती ही जाती है, क्योंकि हमेशा के लिए आप कोई चीज़ भूलते नहीं हैं। जब उसको मौका मिलता है ऐसी चीज़ों को, तो आपके कॉन्शियस माइंड में आके वो आपको परेशान जरूर करते हैं। इसलिए बहुत से व्यक्ति आपने देखा होगा कि किसी चीज़ को भूलना चाह रहे हैं, तो भूल तो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं भूल रहे। वो चीज़ बार बार उनके कॉन्शियस माइंड में आकर उनको परेशान करती है, यानी कि एंजाइटी डेवलप करती है। तो डिप्रेशन इज कॉल्ड द सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। रैशनलाइजेशन, व्यक्तिगत। अब देखिए, अब ऐसी सिचुएशन है, और जैसे कि आपको बताया था कि कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति है कि आप चाहते हैं उस सिचुएशन में रहना, ये चाहते हैं किसी व्यक्ति के साथ रहना, या आप ये चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें मिल जाए लेकिन नहीं मिल रहा है, तो सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको नहीं मिल पा रहा। तो आप वहाँ पर रैशनलाइजेशन, बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन का वहाँ पर यूज़ करते हैं। युक्तिकरण, व्यक्ति अपने अयुक्ति संगत व्यवहारों को एक युक्ति संगत एवं तर्क संगत व्यवहार के रूप में परिणत कर अपने आप को तथा दूसरों को संतुष्ट कर देता है। मानसिक संघर्ष से छुटकारा पाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक पिक आप देख रहे होंगे कि एक लोमड़ी ऊपर देखती है जहाँ पर अंगूर है। ये कहानी भी है जो हम बचपन से सुनते भी आए हैं कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते तो क्या कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो जब कोई चीज़, जैसे कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले, तो उसने अपना जो युक्ति संगत जो पैटर्न था, बिहेवियर था, तो उसने क्या किया, उसने चेंज कर दिया उस थॉट को कि ये अंगूर मैं खाकर क्या करूँगी, ये तो बहुत खट्टे हैं। तो यानी कि हम अपना जो वो थॉट है जो हमें परेशान कर रहा है, उस थॉट को हम दूसरे थॉट से डाइवर्ट कर सकते हैं कि अंगूर नहीं मिल रहे हैं तो वो खट्टे हैं, वो मेरे लायक हैं ही नहीं। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, यानी अपने आप को समझाना और मानसिक संघर्ष जो आपको हो रहा है, जो एंजाइटी हो रही है, उससे छुटकारा पाना। यानी कि जो चीज़ नहीं मिल रही है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण। अब देखिए, कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, या मुंह में राम बगल में छुरी। देखिए, इसमें रिएक्शन फॉर्मेशन होता क्या, उसको समझेंगे। पहला चरण, व्यक्ति अपनी अप्रिय एवं कष्टकर विचारों और इच्छाओं को अचेतन से दमन कर देता है। यानी कि जो भी चीज़ या व्यक्ति या वस्तु व्यक्ति को कष्ट पहुंचा रही है या परेशान कर रही है, तो उसके बारे में भूल जाता है और उसको कहाँ पर स्टोर कर देता है, अपने अनकॉन्शियस माइंड। मतलब पूरी तरह से नहीं भूलता, वो अपने कॉन्शियस माइंड से उसको हटा देता है और वो अनकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो जाता है। दूसरे चरण में इन दमित इच्छा विचारों के ठीक विपरीत इच्छा चेतन स्तर पर व्यक्त कर अपना तनाव दूर करता है। अब क्या करता है, उसके ठीक अपोजिट थॉट लाता है। कोई थॉट जो उसको परेशान कर रहा है उसको वो कॉन्शियस माइंड से हटा देता है और उसके अपोजिट थॉट को वो लाता है और उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, तो वो जो स्ट्रेस या एंजाइटी उसको हो रही है उससे वो छुटकारा पाता है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार पर भाषण। अब एक नेता जिसने जीवन भर गलत कार्य किए हैं, यानी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहा है, तो वो उससे परेशान है।
कि जो भ्रष्टाचार है वो मेरी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बना हुआ है, तो वो उसको स्ट्रेस दे रहा है, एंजाइटी डेवलप कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसी विषय पर उसको कॉन्शियस माइंड से हटाकर उसके विपरीत विचार अपने मन में लाता है, तो भ्रष्टाचार पर भाषण देता है। यानी कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार गलत है और व्यक्तियों को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसके जीवन में वो चीज़ें हैं, भ्रष्टता है उसके जीवन में, जिसकी वजह से उसके व्यक्तित्व में बहुत से निगेटिव पॉइंट आ गए, इसकी वजह से वो परेशान है, इसलिए उसके अपोजिट थॉट को लाकर वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये दिस इज द रिएक्शन फॉर्मेशन। प्रोजेक्शन, ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, जैसे कि आप कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप छोटी सी पेन ड्राइव से लेकर आप अपनी जो पीपीटी है उसको एक वॉल पर प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि उसका एक प्रोजेक्शन होता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है कि हम अपनी जो अनुभूतियाँ होती हैं, व्यवहार होते हैं, हम दूसरों पर कहते हैं थोपते हैं या आरोपित कर देते हैं, यानी दूसरों पे आरोप लगाना। काम आपने गलत किया और आपने किसी और पर आरोप लगा दिया, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। अपनी अमान्य प्रस्तुतियों व्यवहारों को अचेतन रूप से दूसरों पर आरोपित करना, जैसे छात्रों द्वारा परीक्षा में फेल होने के अनेक कारण बताकर उत्पन्न चिंता को दूर करना। जैसे कि कोई स्टूडेंट मान लीजिए फेल हो जाता है, तो वो वहाँ पर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करता है, जैसे प्रोजेक्शन का यूज़ कर रहा है, तो वो ये कहेगा अपने आप को समझाने के लिए और अपने दोस्तों को बताने के लिए कि वो सही है और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी जिसकी वजह से वो फेल हो गया। जैसे वो ये बहाना बना सकता है कि जब मेरी परीक्षा चल रही थी, एग्ज़ाम चल रहे थे, उस समय मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैं फेल हो गया। या फिर कुछ और भी बहाना बना सकता है कि मुझे टीचर ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। या फिर वो ये भी कह सकता है कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था, टीचर ने मुझे नंबर गलत दिए। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। हम अपनी कमियों को दूसरों पर आरोपित करते हैं, थोपते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूज़ भी बहुत लोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें संघर्ष या चिंता को कम करने के लिए हमारे जो इमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उनको जैसे एक संबंधित वस्तु से हटाकर किसी दूसरे तटस्थ व्यक्ति या वस्तु पर स्थानांतरित कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी या स्ट्रेस होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या करते हैं, दूसरे पर प्रोजेक्ट या कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। जैसे कि माता पिता द्वारा पिटाई होने पर अपने छोटे भाई बहन को पीटना, ये बहुत देखा होगा बचपन में कि जब आपको पेरेंट्स से या आपके स्कूल टीचर से कुछ डांट पड़ती थी या पिटाई होती थी, तो आप गुस्से में क्या करोगे, आप उसको सहन नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, आप उस गुस्से को किसी और के ऊपर उतारोगे, तब आपको रिलीफ मिलता है। तो ये क्या है, ये स्ट्रेस को और एंजाइटी को थोड़ा सा कम करने का एक तरीका है, लेकिन तरीका ये सही तो नहीं होता, होता तो गलत ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम यूज़ करते हैं इस तरीक़ों को, तो फिर ये तरीके हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। थोड़ी देर के लिए हम स्ट्रेस फ्री और एंजाइटी फ्री ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, जब तक हम किसी और पर इसको ट्रांसफ़र नहीं करते तब तक हम उस चीज़ से परेशान रहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट। सो हमारा ये विषय यहीं ख़त्म होता है। तो हमने जाना कि पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू फ्राइड, तो फ्राइड ने जो बताया है हमारे माइंड के 3 लेवल, और जो डायनामिक पर्सनैलिटी है, विद ईगो एंड सुपर ईगो, इसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति जो है उसका जो बिहेवियर पैटर्न है, उसका जो थॉट पैटर्न है और जो थिंकिंग पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हम पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं।
और जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात है, आज के समय में हर व्यक्ति इनका यूज़ करता है, लेकिन यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इनका यूज़ नहीं किया जाएगा तो आज आज का जो इंसान है, डिप्रेशन और एंजाइटी आज के समय में कॉमन डिसऑर्डर है और हर कोई इनसे जूझ रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता हुआ लगभग हर व्यक्ति पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब इनका यूज़ करते हैं हम अपनी लाइफ में, तो क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट में आप ओसीडी के शिकार हो सकते हैं। ओसीडी इज़ अ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर विच इज़ अ एंजाइटी डिसऑर्डर। तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और आप देखिए वर्तमान में क्या है कि हर व्यक्ति किसी न किसी मानसिक टेंशन या स्ट्रेस या उलझन है उनसे जूझ रहा है। तो उनको दूर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हमारी साइकोलॉजी में भी टेक्निक्स हैं और हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स जो हैं उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अभी हम क्या करेंगे कि जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारा स्ट्रक्चर है पर्सनैलिटी का, उसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज हमने जाना फ्राइड के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी क्या है, आगे हम और साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जानेंगे। फिर एंड में इनका एक कंक्लूजन निकालेंगे हमारी पर्सनैलिटी की जो जो नेगेटिव पार्ट होते हैं उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करें। उसमें इंडिजिनस टेक्निक्स को भी हम लेंगे और हमारी जो साइकोलॉजिकल टेक्निक है उनको भी हम लेंगे। तो फ्रेंड, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपना कमेंट इस पर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मोटिवेशन मिले और आगे हम इसी विषय पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच।